नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल कुमार अतुल सर कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को सीटेट की सीडीपी यानी बाल विकास और मनोविज्ञान आप लोगों को पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों को पढ़ेंगे। उनके जो है उनके जो अवस्थाओं को हम लोगों ने पढ़ा, अब उनके चरणों को पढ़ा जाएगा। उनके जो अवस्थाएं थीं 4 थीं, उनके 4 चरण हैं। जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं हैं और 4 चरण हैं। इनको आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जीन पियाजे जी की कितनी अवस्थाएं हैं। 4 अवस्थाएं हैं और 4 अवस्थाओं के बाद 4 चरण दिए गए हैं। तो इनको आप लोग क्या करिएगा, ज़रूर से ज़रूर रिपीट कर लीजिएगा। देखिए, यह दूसरा हो गया। उसके पहले हम लोगों ने यहाँ देखिए जितने दिया है, देखो सब दिए हैं, 4 चरण दिए गए। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्थाएं दी गई, इसको पढ़ा गया था। नंबर 1 होता है, इसमें एक बार देख लेते हैं मोटे तौर पर। इसमें जो है जीन पियाजे जी की 4 अवस्थाओं के बारे में वर्णन किया गया। मैंने आप लोगों को यूट्यूब पे पढ़ा दिया हूँ। पहला जो है था संवेदी गामक अवस्था। जो संवेदी गामक अवस्था को दोस्तों शिशु अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। यानी संवेदी गामक अवस्था में शिशु जो होता है अपनी जो है ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। वह 0 से 2 वर्ष तक है। यानी शिशु जो है जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था को, इस अवस्था को जन्म से 2 वर्ष कहते हैं। कौन सी अवस्था? संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था को इंद्रिय गामक अवस्था भी कहा जाता है। कभी कभी इंद्रिय गामक अवस्था से पूछ लेता है तो आप वही संवेदी गामक को इंद्रिय गामक अवस्था भी कहिएगा। ठीक है, यह जो है जन्म से 2 वर्ष का होता है। और दूसरा आपके पास आ जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है प्रारंभिक बाल्य अवस्था उसको कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? प्रारंभिक बाल्य अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का मतलब ये होता है प्रारंभिक बाल्य अवस्था। यह जो है 2 से 7 वर्ष होता है। इसमें बच्चा जो है अपने माँ बाप को क्या करता है, हाथ थोड़ा मोड़ा बटाने लगता है, हर चीज़ों को उसको मांगने पर देने लगता है। ठीक, इसमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। जब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा रहता है तो वह क्या करता है, मांगने पर, किसी भी वस्तुओं को मांगने पर वह माता या पिताजी को क्या करने लगता, देने लगता है, यानी हाथ बटाने लगता है। इसलिए इसको कहते हैं प्रारंभिक बाल्य अवस्था। ठीक, इसको मैंने पहले आप लोगों को पढ़ा दिया हूँ। ठीक है, वीडियो नंबर 2 में। उसके बाद अवस्था नंबर 3 आती है, यह है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये बाबू 7 से 11 वर्ष चलती है। 7 से 11-12 वर्ष चलती है। यह जो होता है ठोस अवस्था इसको कहते हैं। इसको कहते हैं ठोस अवस्था। यानी इनमें जो है बच्चा ठोस वस्तुओं को ज़्यादा जो है आकर्षित होता है, ठोस वस्तुओं पर। ठीक, उसके बाद आ जाता है चौथी अवस्था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक का मतलब होता है, वैसे देखा जाए औपचारिक जो होता है जो शिक्षा प्रशिक्षण पर आधारित होता है। जो प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा जो शिक्षा प्रदान की जाती है उसको औपचारिक शिक्षा। लेकिन यहाँ पर औपचारिक संक्रियात्मक की बात हो रही है। इसमें जो है बच्चा क्या करेगा, अमूर्त चीज़ों को, जो दिखाई ना दे उनके बारे में भी सोच सकता है। जो दिखाई ना दे उसके बारे में भी बच्चा इसमें सोच सकता है। जीन पियाजे की चौथी अवस्था में वह अवस्था 12 से 15 वर्ष चलती है। 12 से 15 वर्ष चलती है। ठीक है, इसको आप लोग कंप्लीट करा लीजिएगा, कर लीजिएगा। अब अपने पॉइंट पर चलते हैं। जो पॉइंट हम लोगों का था, जहाँ से पढ़ना था दोस्तों, यहीं से जीन पियाजे जी की 4 चरण जो थे, जीन पियाजे जी की 4 चरण जो थे, यहीं से हम लोगों को पढ़ना था। इनकी जो विशेषताएं हैं एकदम ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़िए। निःशुल्क है। जो ना समझ आए इसको कमेंट में ज़रूर लिखा करें। आप लोग लिखते नहीं हैं, लिखा करें। जब पढ़ रहे हैं तो क्या दिक्कत है, पढ़ो आराम से।
तो अगर 102 हम देखो 102 प्लस लाए हैं, ठीक है, प्राइमरी हमारा 102 है, तो आप लोग भी ला सकते हैं इसको पढ़ करके। फीस तो लग नहीं रहा, खाली यूट्यूब पे देखना है, देखते रहिए, ठीक है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण हैं। विकास के चरण जो को दिया गया है और विशेषताएं दी गई हैं। इसमें दोस्तों क्या होता है, विकास के 4 चरण जो दिए गए हैं, पहला दिया संवेदी प्रेरक अवस्था, ये चरण है, इनके 4 चरणों में बांटा गया है। नंबर 1 इनमें आ जाता है संवेदी प्रेरक अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष होती है। इसमें क्या करता है बच्चा, संवेदी प्रेरक अवस्था में बच्चा क्या करता है, इंद्रियों क्या कर रहा है, इसमें जो है इंद्रियों और क्रियाओं के माध्यम से दुनिया को देखता है। इंद्रियों और क्रियाओं के माध्यम से वह क्या करता है, दुनिया को देखता है। देखना, सुनना, छूना, बोलना और प्राप्त करना आदि क्या करता है, सीखता है। इसमें जो है इस अवस्था में बच्चा वस्तु अस्थायित्व विकास करता है, उसके अंदर जो है वस्तु की अस्थायित्व उसके अंदर आ जाती है, विकसित हो जाता है। संज्ञानात्मक विकास बच्चे को इंद्रियां और गति के उपयोग से शुरू होता है। यानी संज्ञानात्मक विकास में यानी कह रहा कि संज्ञानात्मक विकास बच्चे को इंद्रियों और गति के उपयोग से शुरू होता है। यानी इसमें जो है बच्चा इंद्रियों के माध्यम से, ठीक है, सब कुछ कार्य करने की क्षमता रखने की प्रयास करता है, रखने का प्रयोग करता है, ठीक है, इंद्रियों के माध्यम से। इसी कहते हैं, इसलिए इसको कहते हैं संवेदी प्रेरक अवस्था, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, संवेदी प्रेरक अवस्था कहा जाता है। ये चरण है, विकास के चरण है संज्ञानात्मक, यानी विकास के 4 चरण पियाजे जी ने 4 चरण बताए थे, 4 अवस्थाएं बताए थे, उसको आप लोगों ने अभी तक देखा। उसके बाद दिया दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बारे में बच्चा क्या कर रहा है, चित्रों और शब्दों द्वारा वस्तुओं को क्या करता है, वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए भाषा का प्रयोग करना सीखता है। यानी 2 से 7 वर्ष उम्र हो जाती है, इसमें जो है 2 से 7 वर्ष उम्र हो जाती है। इसमें जब 2 से 7 वर्ष की उम्र हो जाती है तो बच्चा क्या करता है, चित्रों शब्दों द्वारा वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए भाषा का प्रयोग करता है, ठीक ना। चित्रों द्वारा, चित्र को देखकर शब्दों द्वारा वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए भाषा का प्रयोग करना सीखता है। सोच अहंकार केंद्रित है। इसमें जो है बच्चे की सोच जो होती है अहंकार होती है, दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में कठिनाई होती है। इसमें जो है दूसरे की चीज़ों को सीखने में क्या करता है, कठिनाई करता है, वो अपने आप को सब कुछ मानता है इस अवस्था में, ठीक है। प्रतीकात्मक सोच, यानी कह रहा प्रतीकात्मक सोच विकसित करता है इसमें, यानी चित्रों यानी प्रतीकों का जो है इसमें सोच विकसित होती है, यानी प्रतीक माने चिन्हों को ये देखता है, प्रतीकात्मक सोच विकसित करता है। उसके बाद फिर बाबू कह रहा है किसी एकल सुविधा द्वारा वस्तुओं को वर्गीकृत करता है। किसी एकल सुविधा द्वारा वस्तुओं क्या करता है, अलग अलग करता है। वर्गीकृत माने अलग करना, वस्तुओं क्या करता है, अलग अलग, कोई एक चीज़ पा जाएगा उसी के हिसाब से वह अलग करता है, ठीक है। कौन सी अवस्था होती है, मुँह जो होती है वह कौन सी अवस्था होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक की चलती है, ठीक है। ये जो है आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा। आगे है, आगे हम पढ़ेंगे, आगे दिया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है 7 से 11 वर्ष चलती है। मूर्त का मतलब जो दिखाई दे, यानी ठोस वस्तुएं। करा संख्या आयु 6 वर्ष, द्रव्यमान 7, वजन 9, स्थिरता प्राप्त करती है, ठीक है। परिचालक सोच विकसित करता है इसमें, ठोस घटनाओं के बारे में तर्क रूप से सोचता है। ठोस अंगड़ित संचालन करना, मतलब इसके अंदर इस समय ठोस वस्तुओं को ज़्यादा जो है, यानी इसमें ठोस वस्तुओं को जो देख करके वह क्या करता है, तर्क वितर्क करता है। तार्किक चिंतन इसमें होता है, ठीक है। किसमें होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तार्किक चिंतन कौन सी अवस्था होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। अगर कोई पूछे या परीक्षा में पूछ लेता है कि कौन सी अवस्था तार्किक अवस्था कहलाती है,
तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तार्किक अवस्था कहलाती है। अगला है दोस्तों जो 12 से 15 वर्ष चलती है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसमें जो है बच्चा क्या करता है, इसमें वस्तुओं को क्या करता है, सिर्फ अनुभव करता है, दिखाई नहीं देता। इसमें ये वस्तुएं इसमें इस अवस्था में क्या होती है, दिखाई नहीं देती। देखिए जरा इसको, ये कह रहा काल्पनिक, यहाँ देखो दिया अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था काल्पनिक भविष्य और वैचारिक समस्याओं से संबंधित हो जाता है। इस अवस्था में ये कह रहा जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जब आ जाती है, ये अब काल्पनिक करना, कल्पना, भविष्य और वैचारिक अवस्थाओं समस्याओं से संबंधित हो जाता है, अमूर्त अवधारणा विकसित करता है। अमूर्त अवधारणा इसके अंदर विकसित हो जाती है। ठीक है, ठीक। तो ये थी इनके जो है विशेषताएं। चरण थे 4 चरण यही हैं। ये जो है बाबू 11 से 15 वर्ष चलता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 चलता है, 2 से 7 चलता है, ये जन्म से 2 वर्ष चलती है। इनके चरण थे, इनके चरण के जो विशेषताएं थी इसको बता दिया गया। इसको आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला है लॉरेंस कोहल वर्ग। लॉरेंस कोहल वर्ग आ गए, तो लॉरेंस कोहल वर्ग, ठीक है। अगला है लॉरेंस कोहल वर्ग आ गए हैं, इनके बारे में जाना जाए। ठीक, यहाँ देखिए आप देख रहे हैं लॉरेंस कोहल वर्ग लिखा गया है। ठीक, लॉरेंस कोहल वर्ग, लॉरेंस कोहल वर्ग के संपूर्ण हिंदी नोट्स मतलब इसमें दी गई, मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। लॉरेंस कोहल वर्ग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं क्या है। लॉरेंस कोहल वर्ग के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ दिया है लॉरेंस कोहल वर्ग का नैतिक सिद्धांत। ठीक है, लॉरेंस कोहल वर्ग का नैतिक सिद्धांत दिया है। नैतिकता का वह गुण है जिससे हमें सही और गलत की पहचान होती है और बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। लॉरेंस कोहल वर्ग के कहने का मतलब ये है कि लॉरेंस कोहल वर्ग कह रहे हैं कि नैतिकता का सिद्धांत है, नैतिकता का वह गुण है जिसमें हमें सही और गलत की पहचान होती है और बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिक चीज़ों को क्या करता है, जानता है। लॉरेंस कोहल वर्ग अमेरिका के एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। नैतिकता का सिद्धांत दिया। ये कहाँ के थे, अमेरिका मनोवैज्ञानिक थे। और बताओ पियाजे जी कहाँ के थे, स्विट्जरलैंड के थे। इसको याद रखिएगा। ठीक, आगे है लॉरेंस कोहल वर्ग अपने प्रयोग में छोटी कथाओं को उपस्थित कर उसमें संबंधित नैतिक समस्याओं से संबंधित प्रश्न पूछते थे। उनके द्वारा पूछे जाने वाली लघु कथाओं में से एक प्रसिद्ध लघु कथा हम आपको बताने जा रहे हैं। इसमें देखो एक लघु कथा है, नहीं छोटी सी कथा है, इसमें क्या है उसको देखा जाए। ठीक है, क्या है इनकी लघु कथा हम देख रहे हैं क्या है। कह रहे हैं कि यूरोप में एक महिला मौत के कगार पर थी। डॉक्टर ने कहा कि एक दवाई है, यानी कह रहे हैं कि यूरोप में एक महिला थी, मौत के कगार पर थी। डॉक्टर ने कहा कि एक दवाई है जिससे शायद उसकी जान बच जाए। वह दवाई एक तरीके का रेडियम था जिसकी खोज उस शहर के एक फार्मासिस्ट ने तभी की थी। दवाई बनाने का खर्च बहुत ज़्यादा था और दवाई बनाने के खर्च में 10 गुना ज़्यादा पैसे मांग रहा था। 10 गुना ज़्यादा पैसे मांग रहा था। उस औरत का इलाज करवाने के लिए उसका पति हिज उन सभी
उन सभी के पास गया जिसे वह जानता था, लेकिन उसे केवल कुछ पैसे ही उधार मिले जो कि दवाई के दाम से कम थे। उसने दवाई वाले से कहा कि मेरी पत्नी मरने वाली है, वह उस दवाई को सस्ते में दे दे, वह उसके बाकी पैसे बाद में दे देगा। फिर भी दवाई वाले ने मना कर दिया। दवाई वाले ने कहा कि मैंने यह दवाई खोजी है, मैं इसे बेचकर पैसे कमाऊंगा। तब हिज ने मजबूर होकर मौका पाते हुए उसकी दुकान तोड़कर वह दवाई अपनी पत्नी के लिए चुरा ली। तो ये थी कहानी था। तो इस कहानी के आधार पर लॉरेंस कोहलबर्ग ने दो बातों पर बल दिया। नैतिक दुविधा, ठीक है, नैतिक दुविधा, दो बातों पर बल दिया। नैतिक दुविधा भी होती है, ठीक है। कह रहा कि सही और गलत के बारे में फैसला लेने में शामिल प्रक्रियाओं को नैतिक दुविधा कहते हैं। सही है, अगर कोई व्यक्ति ऐसे मोड़ पर अगर खड़ा हो तो उसको जो है सही और गलत का जो फैसला लेने में समस्याएं होती है, इसी को कहते हैं नैतिक दुविधा। जैसा कि हिज अगर चोरी करेगा तो पुलिस उसे पकड़ेगी, उसको सही बात है, वह सोचेगा कि अगर हम पकड़ा जाएंगे हमको पुलिस उठा ले जाएगी। लेकिन वो सोच रहा अगर हम चुरा कर ले गए तो हमारी पत्नी जो है जीवित हो जाएगी, मरने से बच जाएगी। ठीक, नहीं चुराएगा तो उसकी पत्नी मर जाएगी। यानी दो दुविधाओं में वो है। तो क्या करता है, इसी कहते हैं नैतिक दुविधा। इसी क्या कहते हैं, नैतिक दुविधा। तो इसमें लॉरेंस कोहलबर्ग ने, ध्यान दीजिएगा, लॉरेंस कोहलबर्ग की जब बात आ जाए तो आप लोग नैतिकता पर ही ट्रिक लगाना। नैतिक तर्कड़ा, सही और गलत में से किसी एक को चुनना। जैसे कि हिज ने चोरी को चुना था, हिज ने क्या किया था, चोरी को चुना था। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के 3 प्राथमिक स्तरों में विभाजित किया गया है। नैतिक विकास के स्तर पर 2 चरण होते हैं। नैतिक विकास के स्तर पर कितने चरण होते हैं, 2 चरण होते हैं। एक कह रहा है कि पहला स्तर है प्राक रूढ़गत नैतिक स्तर, पूर्व परंपरागत चरण, ठीक है। नंबर 1 ये दे रहा है कि प्राक रूढ़गत नैतिकता का स्तर, ठीक है, जो 4 से 10 वर्ष होता है। इस अवस्था में नैतिकता शून्य होती है। इस अवस्था में कह रहे हैं, ये लॉरेंस कोहलबर्ग जी कहते हैं कि 2 चरण होते हैं नैतिकता के। नंबर 1 होता है प्राक रूढ़गत नैतिकता का स्तर, इसमें ये 4 से 10 वर्ष चलता है। इस अवस्था में नैतिकता शून्य होती है, यानी कि बच्चे को सही गलत के बारे में पता नहीं होता है। इस अवस्था में नैतिक तर्कड़ा दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है। इसमें वह सही गलत के बारे में वो नहीं कर पाता, वो दूसरे के तर्क के अनुसार कार्य करता है। इस अवस्था के 2 भागों में बांटा गया है। कह रहे हैं कि इस अवस्था को 2 भागों में बांटा गया। नंबर 1, चरण नंबर 1, दंड व आज्ञा पालन उन्मुखता। दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता दिया गया है। तो इसको देखिएगा, इसमें बता रहा है कि चरण नंबर 1, दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता। इसमें बच्चे की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। इसमें जो बच्चे की नैतिकता आज्ञा पालन पर आधारित होती है। जब हिज ने चोरी की तो बच्चों ने सोचा कि अगर वह चोरी करेगा तो उसे सजा मिलेगी। बच्चों ने सोचा कि अगर वह चोरी करेगा तो उसे सजा मिलेगी। फिर अगला, यानी दंड और आज्ञा पालन की उन्मुखता हो रही है। यानी हम कह दिए कि जाओ उसको उठा लाओ, वो सोच रहा है अगर पकड़ लेंगे, यानी आज्ञा का पालन भी कर रहा है ना, दंड भी उसको मिलने की संभावना है। ठीक। चरण नंबर 2, साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता। इस अवस्था को जैसे को तैसा भी कहा जाता है। जैसे को तैसा भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार
कोई उसके साथ करेगा वैसा ही वह खुद भी करेगा, यानी जैसे को तैसा, यानी साधना आत्मक सापेक्ष का उन्मुखता, जैसे का तैसा। जैसे कि एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की पेंसिल तोड़ी तो दूसरे बच्चे ने उसको भी तोड़ दी, इसको कहते हैं साधनात्मक, ठीक ना, सापेक्षता तथा उन्मुखता इसको कहते हैं, ठीक। ये है जैसे कि तैसा। अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे रूढ़गत नैतिकता का स्तर। वह 4 से 10 वर्ष चला, ये 10 से 13 वर्ष, यह जो दिया है 10 से 13 वर्ष, इसका है लॉरेंस कोहलबर्ग जी का। इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसी के हिसाब से सही और गलत के बारे में का निर्णय लेता है। इस अवस्था को 2 भागों में बांटा गया, अच्छा लड़का लड़की बनने की उन्मुखता। जैसे अभी किसी क्लास में बच्चे को क्या किया जाए, उनमें हो जाता है कि हम अपने गुरु जी के सामने बहुत अच्छा बने, तो वो लोग अच्छे अच्छे कार्य करते हैं। अच्छा लड़का या लड़की बनने की उन्मुखता, इस अवस्था में बच्चे को अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। किस अवस्था में? 10 से 14 वर्ष की अवस्था में। 10 से 14 वर्ष की अवस्था में बच्चे जो होते हैं अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। इस अवस्था में बच्चे अच्छा बनने की कोशिश करते हैं और दूसरों को देखते हैं कि हमें अच्छे हैं, कि हम अच्छे हैं, दूसरों को देखते हैं कि हम अच्छे हैं। ये इसमें इस अवस्था में यह चीज़ें होती हैं। कौन? रूढ़, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। रूढ़िगत नैतिकता स्तर में, यानी परंपरागत चरण में, ठीक है। पूर्व परंपरागत चरण में जो होता है 4 से 14 वर्ष होता है और परंपरागत चरण में 10 से 13 वर्ष यानी 14 वर्ष माना जाता है। ये 4 से 10 होगा, ठीक है, 10 से 13 है या 14 है। अगला दे रहा है चरण नंबर 2, कानून और व्यवस्था उन्मुखता। इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है, ठीक। जैसे रेड लाइट पार करते हुए उसके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, इसलिए वह वैसा नहीं करेगा, वो जानकारी उसके पास रहती है। तो इनमें जो है ऐसी चीज़ें पाई जाती है इस अवस्था में। अगला है तीसरा वाला, बता रहा कि उत्तर रूढ़िगत नैतिकता यानी उत्तर परंपरागत चरण। यह जो है 13 वर्ष होती है। 13 वर्ष से ऊपर वाली बात हो रही है, 13 वर्ष से ऊपर इसमें हो रही है। इसमें घटनाएं 13 वर्ष से ऊपर होती हैं। तो इसमें आप पढ़ लिया जाए, लॉरेंस कोहलबर्ग हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग बता रहे हैं कि इसमें निर्णय खुद से लिए जाते हैं, ना कि किसी समाज की जरूरी की। इसमें जो है बच्चा खुद से जो है अपना निर्णय लेता, समाज को नहीं देखता। इस अवस्था को 2 भागों में बांटा गया, सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता। इसमें किशोर या मानते हैं कि नियम लोगों के भले के लिए है। अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियम को तोड़ देना चाहिए। किसी के अगर नुकसान होता है तो ऐसे नियम को क्या कर देना है? तोड़ देना चाहिए। इसमें यह सोच विकसित होती है, इसमें परंपरागत अवस्था में, ठीक, उत्तर परंपरागत अवस्था में। कह रहे हैं कि अगर रेड लाइन तोड़कर उसके पापा की जान चली गई तो उसे उस नियम को तोड़ दो, उस नियम को क्या कर दो? तोड़ दो। चरण नंबर 2 बता रहा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। इसमें किशोर दूसरे के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करते हैं। इसमें किशोर दूसरों के फायदे के लिए अपनी जान पर भी खेल जाते हैं। इसमें जो होते हैं बच्चे दूसरों के फायदे के लिए अपनी जान पर भी खेल जाते हैं, ठीक है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांतों में कुछ आलोचनाएं भी हैं। तो लॉरेंस कोहलबर्ग की आलोचनाएं क्या हैं? लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिक विकास सिद्धांत पुरुषों के प्रति पक्षपाती था, क्योंकि उनके अध्ययन के विषय में केवल पुरुष थे, महिलाएं नहीं थी। पुरुषों और महिलाओं के नैतिक और मनोवैज्ञानिक
अलग अलग होते हैं। जहाँ पुरुष नियमों और न्याय के संदर्भ में सोचते हैं, वहीं महिलाएं देखभाल और रिश्ते पर अधिक बल देती हैं। दूसरे शब्द में कहा कि महिलाएं ही नहीं होती बल्कि पुरुष से अलग होते हैं और उनके कार्य प्रणाली न्याय की नैतिकता के अलावा देखभाल की नैतिकता पर आधारित होती है। इनका मतलब ये था। नैतिक विकास के चरण कोहलवर के सिद्धांत के तीन प्राथमिक स्तरों में विभाजित किया जाता है। नैतिक विकास के प्रत्येक स्तर पर दो चरण होते हैं। पूर्व परंपरागत नैतिकता 4 से 10 वर्ष होती है। या कितने वर्ष होती है? 4 से 10 वर्ष होती है। ठीक है, तो इसमें दिया है पूर्व परंपरागत नैतिकता नैतिक विकास की प्रारंभिक अवस्था है। इस आयु में यानी उम्र में बच्चे के फैसले मुख्य रूप से वयस्कों की अपेक्षा और नियमों को तोड़ने के परिणाम से आकर लेते हैं। इस स्तर में दो चरण होते हैं। ठीक है, चरण नंबर 1 आज्ञाकारिता और सजा। इसमें आज्ञाकारिता और सजा की भी संभावना होती है। इस स्तर पर बच्चे नियमों को निश्चित और निरपेक्ष की रूप देखते हैं। नियमों का पालन करना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सजा से बचने की एक तरीका है। इससे बच्चे दूसरों के इरादे की अपेक्षा करते हैं, इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ठीक है, चरण नंबर 2 दिया है नैतिक विकास के व्यक्तिवाद और विनयवाद चरण में बच्चे व्यक्तिगत दृष्टिकोण को देखते हैं और व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के आधार पर कार्यों का निर्माण करते हैं। तो ये था नैतिक विकास कोहलवर्ग जी के बारे में। अब दोस्तों अगले वीडियो में हम आप लोगों को वाइगोस्की जी के बारे में बताएंगे। कोहलवर्ग कहाँ के रहने वाले थे? लॉरेंस कोहलवर्ग कहाँ के रहने वाले थे? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइएगा और इनकी कितने चरण थे। ठीक है, इनको भी लिखकर बताइएगा। जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं होती हैं, 4 चरण होते हैं, उनको आप लोगों ने पढ़ लिया। तो अब मैं अपने जो है अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको मेरा भेजा गया वीडियो आप लोगों तक पहुंच जाए। ठीक है, धन्यवाद।